सत्ता से जुड़े हुए लोग स्वतंत्रता सेनानी के रूप में अपने आप को प्रतिष्ठित करने में सफल हो गए। और ये तो एक समय की तकाजा है। हर समय में कुछ न कुछ इस तरह का होता है जिसके अंदर सही आदमी बैठे रह जाते हैं और नकली आदमी सामने आ जाते हैं। बड़े बड़े मंत्री और बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए, आप इनके साथ, ये हमारे साथ अन्याय है, खुलेआम बताया करते हैं। अच्छा, मैं इतिहासकार के रूप में दृष्टि से देखता हूँ तो मुझे ये शंका होती है कि ये एक पक्षी इतिहास लिखा गया है। हमारे राजस्थान के अंदर वो स्टाफ जो प्रशासन में था पहले एक अलग था। पहले वो जो हमारे टाइम में स्टाफ था वो पुरानी परंपराओं से परिचित था। अब का जो स्टाफ है, चाहे वो आईएएस है, चाहे कोई भी हो, वो इस चीज को जानता है। वो तो उसको तो बेचारे को यही पता नहीं है कि आर्काइव्स और ओरिएंटल में फर्क क्या है। आर्काइव्स को आर्काइव्स बनाना है तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रशिक्षण तो बहुत जरूरी है। सिरफिरे लोग इतिहास रचते हैं और समझदार लोग इतिहास पढ़ते हैं। मेरी इस बात पर आपको तब और ज़्यादा यकीन हो जाएगा जब मैं आपकी मुलाकात खबर अपडेट के आज के मेहमान और अभिलेखविद डॉक्टर गिरिजा शंकर जी शर्मा से कराऊंगा। लगभग 30 सालों तक राजस्थान स्टेट आर्काइव में गिरिजा शंकर जी ने काम किया, कई किताबें लिखी और फिलवक्त आज के दौर में इन्हें राजस्थान के इतिहास का जीता जागता पुलिंदा कहा जाता है। आइए आपकी मुलाकात डॉक्टर शर्मा से कराते हैं। सर, खबर अपडेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन आप एक ऐसे विभाग से जुड़े जिसके बारे में कहा जाता है कि ये तो बड़ा ही ड्राई विभाग है, अभिलेखागार। ठीक है सुमित, ये बात गलत नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। हमने एमए किया तो उस वक्त अचानक ही हमने देखा एक विज्ञापन छपा था आर्काइव से शोध अधिकारी का, तो मैंने वो अप्लाई कर दिया और इंटरव्यू हुआ। बाहर से कई लोग आए और उस इंटरव्यू के अंदर मेरा यहाँ की जो तत्कालीन डायरेक्टर थे डॉक्टर नाथुराम खड़गावर और दूसरे प्रोफेसर जो बैठे हुए थे एक्सपर्ट, उन्होंने मेरा चयन एज ए शोध अधिकारी कर दिया। उस वक्त ये नहीं देख सकते थे हम कि ये एक शुष्क डिपार्टमेंट है या क्या, कि हमें कुछ जानकारी नहीं थी। शुरुआती दौर में काम करने लगा तो हमारे जो तत्कालीन डायरेक्टर थे उन्होंने कुछ जिम्मेवारियां मुझे पहले से ही कुछ एक्सपर्ट समझ के और मेरे ऊपर एक तरह से डाल दी। मैं हतप्रभ था कि ये कैसे हो सकता है कि मैं ऐसे कार्य कोई मैं भी कर सकता हूँ या कोई बात है। सबसे पहले राजस्थान थ्रू द एजेस एक पुस्तक थी डॉक्टर दशरथ शर्मा की, उस किताब का यहाँ पर, वो तो दिल्ली रहते थे, उस किताब को अजमेर में प्रेस में छपवाना था और मैंने उसको बड़ी तत्परता से उस कार्य को किया। सबसे बड़ी बात ये थी कि उस वक्त कोई ऐसा आदमी नहीं था जो उसमें मेरा सहयोग कर सके, और मैं खुद सोचता हूँ कि इतना भारी भरकम काम किस तरह से मेरे से हुआ। और उसके बाद तो फिर अनेक काम धीरे धीरे सालों बीतते गए और हम करते गए। रेफरेंस मीडिया बनाने का काम मुख्य रूप से मुझे दिया गया। क्या होता है रेफरेंस मीडिया और ये रिसर्चर के लिए किस तरह से हेल्पफुल है? रिसर्चर जो होता है वो उसको आर्काइव्स तो मिल जाती है और आर्काइव्स में उसको रिकॉर्ड भी देखने को मिल सकता है, मगर उसको ये पता नहीं है कि इस रिकॉर्ड में है क्या। वो जो चाहता है, जो चीज उसकी आवश्यकता, जो जरूरत है, उसका वो उपयोग कैसे करे। उसके पास कोई साधन नहीं है। उस वक्त सिर्फ एक ही उसको मददगार होता है, वो होता है रेफरेंस मीडिया। अगर उसके पास सूची, उसके पास डिस्क्रिप्टिव लिस्ट, उसके पास कैलेंडरिंग या कोई और साधन रेफरेंस मीडिया के हुआ करते थे उन दिनों में, बाहर भी यूरोप में प्रचलित थे, उन रेफरेंस मीडियाओं से वो ढूंढ सकता था और उसको सुविधा मिल सकती थी। तो हमने भी आर्काइव्स के अंदर, जब था ही नहीं,
कुछ तो वह लिस्टें बनी हुई थी अंग्रेजी रिकॉर्ड की और उनकी स्टेटों के अंदर, और बाकी रिकॉर्ड जो बहियों के अंदर या दूसरी खुला रिकॉर्ड था वो बोरियों में भरा हुआ था, उनको खोल खोल के और उनके हमने जो रेफरेंस मीडिया बनाए, उनमें ही बीकानेर की प्राचीन बहिया है वो एक बोरी में से हमने निकाली थी। और वो बहिया आज बड़ी अच्छी बात है कि आज सारा देश उन बहियों को देखता है और अपने अपने ढंग से उनका उपयोग कर रहा है। और अभी तो राजस्थान आर्काइव में तो ये है कि आज भी सैकड़ों की संख्या में डॉक्यूमेंट्स हैं, जो दस्तावेज हैं, वो इधर उधर बिखरे पड़े हैं, सरकारी भी। आप जालोर की कोर्ट में जाइए और वहाँ कोर्ट के अंदर जाके देखिए, गुब्बारिये पड़े हुए हैं। उन गुब्बारियों में वो ना तो वो बताते हैं कलेक्ट्रेट, ना कोई पहुँच पाता है वहाँ आदमी, और वहाँ सांप बिच्छू आज कब्जा किए हुए हैं और गल रहा है। मगर वहाँ अब वो डॉक्यूमेंट जब आएगा आर्काइव में फिर संख्या बढ़ेगी। सदियों का टाइम लगेगा जब अभिलेख को पूर्ण रूप से व्यवस्थित और एक रेफरेंस मीडिया के रूप में स्कॉलर को उपलब्ध हो सकेगा। आपने यूनेस्को से आर्काइव में डिप्लोमा किया है, उसका आपके जीवन में क्या प्रभाव रहा? देखिए, उस वक्त सरकारें इस पे जोर दे रही थी क्योंकि विश्व भर में जो परंपरा चली आ रही थी कि आर्काइव कीपिंग और आर्काइव इस पे प्रिजर्वेशन वगैरह सब के ऊपर जब तक कि इसका प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा तब तक वो ऐसी संस्थाओं में काम नहीं कर सकता। अच्छा, उस ट्रेनिंग से मुझे तो कम से कम बहुत फायदा हुआ। छोटे इतने उस रिकॉर्ड को कैसे मैनेज किया जाए, कैसे मैनेजमेंट किया जाए, ये हमने रखा था क्वेश्चन। तो उन्होंने कहा साहब इसका आप ही बताइए, और मैंने तोजे रिकॉर्ड को किस तरह से ये प्रॉब्लम जो आ रही है इसको रिकॉर्ड को सही करने में उसको हम कैसे समाधान कर सकते हैं, उसमें मैंने वो आर्टिकल पढ़ा। और वो आज बड़ी खुशी की बात है कि सरकार ने वहाँ अलीगढ़ से ही वो छपी थी आर्काइव्स की तरफ से, और वो आर्टिकल लोगों ने बहुत पसंद किया। वो मैंने तो इस तरह की बातें तभी लिखी जा सकती है कि जब प्रशिक्षण लिया हुआ हो आपका, वरना कैसे हो सकता है, वरना तो कोई पता ही नहीं आपको। अभी तो अभिलेख संधारण की जो ट्रेनिंग है आई थिंक सो कि बंद है काफ़ी टाइम से। वो ऐसा है कि ये चीज़ें थोड़ा सा प्रशासनिक दृष्टि से अफसरों के ऊपर निर्भर करता है। हमारे राजस्थान के अंदर वो स्टाफ जो प्रशासन में था पहले एक अलग था। पहले वो जो हमारे टाइम में स्टाफ था वो पुरानी परंपराओं से परिचित था। अब का जो स्टाफ है, चाहे वो आईएएस है चाहे कोई भी हो, वो इस चीज़ को जानता है नहीं। वो तो उसको तो बेचारे को यही पता नहीं है कि आर्काइव्स और ओरिएंटल में फ़र्क क्या है। इसके नुकसान भी तो हैं, बहुत है। सारे आईएएस ऑफिसर उनको कोई अब वो जाते ही कह देंगे साहब आपने ये 2 डिपार्टमेंट क्यों कर रखे, उनको एक भी क्यों नहीं एमएलगेट करते हैं। अच्छा, खर्चा बढ़ रहा है, ये हो रहा है, तो उनको भी पता नहीं। एक सरकारी रिकॉर्ड है, एक निजी रिकॉर्ड। ये कोर्ट वैलिड है, कोर्ट में लीगल टेंडर उसका होगा, उसका नहीं होगा। तो ये ट्रेनिंग लेओगे तभी तो पता लगेगा। ये एक दुर्भाग्य कहना चाहिए कि स्टेट का बेचारा क्या करे, सेंटर में ही लोगों को पता नहीं। सेंटर में जो वो चीज़ें हुआ करती थी वो आज पहले वाली बातें सेंटर में भी। तो वो किस लिए फोर्स डाले, क्यों डाले, कोई मतलब नहीं। तो ये चीज़ इसलिए ये एक तरह से अब बंद पड़ी हुई है। इसके लिए कोई जतन तो होने चाहिए खूब। अगर नहीं है ना, तो अगर आर्काइव्स को आर्काइव बनाना है तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रशिक्षण तो बहुत जरूरी है, वरना साइंटिफिक ढंग से इसका संधारण कैसे होगा, कैसे इसको सहेजा जाएगा, ये बड़ी अफसोस की बात है, समझने की बात है। नहीं तो इतिहास तो बर्बाद हो जाएगा, और हो रहा है। हो सकता है कि आपकी बात कुछ हद तक सही बैठ जाए, क्योंकि ट्रस्ट भी किया जा सकता है जब तक कि आपके पास ट्रेनिंग नहीं है। राजस्थान के अंदर ये स्थिति थी कि एक तरफ तो रजवाड़ा था और एक तरफ प्रजामंडल था।
राजा भी था और उसके स्टाफ भी था, उसकी भी रखने वाली उसके समर्थन करने वाली पार्टियां थी और उसकी जो प्रजामंडल की भी अलग पार्टियां थी। अब जो इतिहास लिखा गया उस इतिहास के अंदर डॉक्यूमेंट और जो कहिए आपकी लिखने का तरीका वो ये था कि प्रजामंडल के जो गतिविधियां थी उसको आधार बनाकर और बड़े बड़े प्रकल्प, राजस्थान का इतिहास, पानगढ़िया जी ने भी लिख दिया, उसने भी लिख दिया, मैंने भी लिख दिया और स्टेटों में भी लिख दिया और लिखवा भी दिए गए स्टेटों में। मैं इतिहासकार के रूप में दृष्टि से देखता हूँ तो मुझे ये शंका होती है कि ये एक पक्षी इतिहास लिखा गया। इसमें केवल उस वक्त के प्रजामंडल के सदस्यों की गतिविधियों को तो प्रमुखता से दिया है, दूसरा जो ग्रुप था उसकी बातों को इग्नोर किया गया या यूं कहे लिखा नहीं गया, लिखाया भी नहीं गया, दिया ही नहीं गया, उसको बताया नहीं गया, वो क्या। तो आज जो सबसे बड़ी बात है कि एक सही इतिहास तभी लिखा जाएगा जब दोनों पक्षों के ऊपर कोई प्रकल्प तैयार हो। इतिहास को सही बनाने के लिए ये जरूरी है कि उसे सही मायनों में वो तभी लिखवाया जा सकता है कि सत्ता से परे हट के ये इतिहास लिखेगा। वरना जब सत्ता में कोई रहेगा, कोई भी पार्टी रहेगी, ये कोई आज कांग्रेस के लिए नहीं, कल कोई बीजेपी भी आएगी या कोई और पार्टी आएगी, वो भी जब उसके सामने इस तरह के प्रपोजल आते हैं तो वो कहेगा साहब आप आज पटेल को कितना उठाया जाना है, और नेहरू या दूसरे वो कहाँ है आज। तो ये सामने दिख रहा है, पटेल की तो स्टेचू बना और ये क्या है कि उसका पक्ष सही ढंग से उस वक्त नहीं रखा गया, अब ये चाह रहे हैं कि उसको सही ढंग से रखा जाए। इसी तरह से सावरकर का भी नाम आता है, उसको अभी खूब सुर्खियों में है। तो ये वही एक बात है कि इतिहास को सही रूप में प्रस्तुत करने के लिए आपको दोनों पक्षों के विचारों को सुनना पड़ेगा और उसको अपने प्रकल्पों में, अपने ग्रंथों में उसको देना पड़े, जब ही उसका सही मूल्यांकन होगा। वरना इतिहास में लिखा जाएगा वो तो एक स्टोरी लिखने का नहीं, उसको इतिहास कहीं नहीं, केवल ये सत्ता के गलियारों में उसको इतिहास कहा जाता है, वो इतिहास नहीं। इतिहास के साथ छेड़छाड़ अंग्रेजों ने अपनी तरफ से लिखवा दिया, तो अंग्रेजों के टाइम में भी नहीं था, राजाओं ने अपनी तरफ से लिखवा दिया। तो सारा पड़ा, आज बीकानेर का इतिहास आप उठा के देख लो, सारा जैसे गौरी शंकर ओझा ने लिख दिया उसकी ही उसमें रिपीट करते हैं लोग के साथ ये, मगर ये गलत। कैसे गलत ऐसे कि उनको गौरी शंकर सामने जो डॉक्यूमेंट रखे गए वो डॉक्यूमेंट केवल एक पक्षी थे, राजा के पक्ष के डॉक्यूमेंट थे। क्या थे वो डॉक्यूमेंट? डॉक्यूमेंट के अंदर मैं आपको नमूने के तौर पे बता देता हूँ। गौरी शंकर जब इतिहास लिख रहे थे तो उस वक्त मेवाड़ का इतिहास लिखते थे, तो उन्होंने कहा साहब मेरे को वो डॉक्यूमेंट दिखाइए जिससे महाराणा प्रताप हल्दी घाटी युद्ध और उसके अंदर लड़ा था, उसके कुछ डॉक्यूमेंट। उसने कहा ये संभव नहीं, दिखाना संभव नहीं, ये नहीं है ही नहीं, हमारे पास है ही नहीं। आप तो ये लिखो जो हमने आपको बताया है, जो हमारे भाई भाट और हमारे जो कामदार आपको बताए उसको तरीको लिखो। ऐसे कैसे लिख सकता हूँ, क्या आपकी इच्छा है पंडित जी यहाँ से चाहिए। और ये बात, इसी तरह की बातें गौरी शंकर हीराचंद ओझा के सामने हर रजवाड़ों में जो उन्होंने इतिहास लिखे हैं, बीकानेर का लिखा, बांसवाड़ा का लिखा, जोधपुर का लिखा, मारवाड़, उन्होंने जयपुर का लिखा, जोधपुर का लिखा, उदयपुर का लिखा, डूंगरपुर का लिखा, तो सब जगह उनके साथ ये हुआ। तो वो लोग तो कहते हैं वो असली इतिहासकार नहीं थे, इसमें तो मैं दो राय रखता हूँ। बहुत तगड़ा इतिहासकार था मगर बाध्य था, दबाव में क्या, उस वक्त का समय ऐसा था। आज भी हम देखते हैं तो समय के अनुसार ही चलना पड़ रहा है। तो क्या ये मान लिया जाए कि इतिहास गलत था?
इसको देखो, मेरा आदमी उसका वो तो नहीं कह सकता, मूल्यांकन करने वाले ही कह सकते हैं, पर हाँ ये मैं कह सकता हूँ कि वो इतिहास एक पक्षीय अधिक था, एक पक्षीय अधिक था, और जो सही तथ्य थे उनको थोड़ा सा कमजोर बना दिया, महत्व तो ज्यादा दे दिया गया, और वो जो सही बातें थी उनको उन्होंने दबा दिया बिल्कुल इतिहास के अंदर। भूल जाते हैं लोग क्या है। डॉक्टर साहब, मैं जब आपके बारे में रिसर्च कर रहा था तो डॉक्टर मोहम्मद फारूक चौहान की एक किताब है, वो मेरे सामने थी। किताब का नाम है इतिहास और संस्कृति स्पष्ट रूप। तो उस किताब के अंदर ये जिक्र किया गया, या उस किताब में इस चीज का उल्लेख था कि आपने जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके लिए काफी काम किया, उनके संस्मरणों का आपने ध्वनिबद्ध किया। तो उसके बारे में आपके क्या अनुभव रहे, और कोई ऐसा किस्सा जो हमारे दर्शकों के लिए जानना बेहद जरूरी हो सकता है या बड़ा रुचिकर हो सकता है, उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करें। तत्कालीन सत्ता में बैठे हुए लोग, उन तपे हुए तपोनिष्ठ जो स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़े हुए लोग थे, उनको एक तरह से इग्नोर कर दिया था। हुए थे क्योंकि नए लोग, चापलूस लोग, और वो आए, वो नई सरकारों के अंदर मंत्री, मुख्यमंत्री, और वो बन गए, और पुराने जो लोग थे वो बैठे रह गए। एक दर्द था उनके कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, और हुआ है। आपने इतने संस्मरण है ध्वनिबद्ध कराए, कोई एक ऐसा संस्मरण जिसका आप जिक्र करना चाहेंगे? बड़े आदमी जो मंत्री बन गए, जो बड़े बड़े पदों पे चले गए, उन्होंने बताया कि इन्होंने सबने माफी मांगी हुई, और माफी के वो अपने साथ जो कागज रखे हुए हैं उन्होंने सजो के, उन स्वतंत्रता सेनानियों ने, पुराने जो स्वतंत्र सेनानी है, उन्होंने वो कागज संजो के रखे हुए, और वो दिखाते हैं कि देखिए इन लोगों ने माफी मांगी, और ये आज बड़े बड़े मंत्री और बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं। आप इनके साथ, ये हमारे साथ अन्याय है, खुले हम बताया करते थे। अच्छा, तो इसमें कोई खास बात नहीं है, और ये आप ये मान के चलिए कि ये मानव की एक जो एक वो होती है प्रवृत्ति, हाँ प्रवृत्ति है कि वो जब अन्याय होता है तो उसको सामने रखने की कोशिश करता है, जिससे उसको संतोष मिलता है थोड़ा, और वो बताता है कि अब चाहे वो बड़े बड़े पदों पर बैठे हो, मगर हम असली जो हम थे, और सही बात है कि वो ही असली स्वतंत्रता सेनानी थे, और उनको उपयुक्त स्थान नहीं समाज को में देना चाहिए था, वो उन्हें नहीं मिल सका। तो जिस तरह से गलत तरीके से इतिहास दिखाया गया, उसी तरह से नकली स्वतंत्रता सेनानी भी पैदा हुए। ये बात आप कह सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अनेक सत्ता से जुड़े हुए लोग स्वतंत्रता सेनानी के रूप में अपने आप को प्रतिष्ठित करने में सफल हो गए, और ये तो एक समय की तकाजा है। हर समय में कुछ न कुछ इस तरह का होता है जिसके अंदर सही आदमी बैठे रह जाते हैं, और नकली आदमी आगे बढ़ जाते सामने आ जाते हैं। आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है, आप खुद समझदार आदमी। हर आदमी आप उठा के देख लो, कहेगा मैंने फला जगह जेल में गया था, मैं फला गया, चाहे वो जेल में जेब काटने में गया था, चाहे किसी में गया था, मगर वो उस वक्त गया था 42 के अंदर, तो वो कहता है मुझे जेल में इसलिए डाल दिया गया कि मैं आंदोलन में सक्रिय था। तो है, कुछ फर्जी भी है, कुछ सही भी है, सब चलता है, घुल मिल आप ये कह लीजिए। इसमें आपको शंका करने की आवश्यकता नहीं है, ये बात। और इससे ही इतिहास खराब हो रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास आज तक सही रूप में सामने नहीं आ रहा है। अब रीजनल जो आ रहा है धीरे धीरे वो देखते हैं किस क्रम में पहुंचेगा। और आज एक डॉक्टर चैतन्य मुद्गल ने बीकानेर के इतिहास को पर अपना शोध किया था, तो शुरू में उसने जो शोध किया था वो उस परंपरागत पुरानी परंपरा के अनुसार ही किया, पर बाद में उसने उसको रिवाइज किया, तो उसमें दूसरे पक्ष के डॉक्यूमेंट्स को उसने छाप दिया है, और ये कहा है आपने उसमें कि अब इस इतिहास को लिखा जाएगा
उसके अंदर दोनों पक्षों का मूल्यांकन करके ही इतिहास लिखा जाए, वो ही सही मायनों में इतिहास है। सोर्सेज ऑन सोशियो एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, उसमें आपने हुंडी का जिक्र किया है। किसका? हुंडी। देखिए, हुंडी तो एक सामान्य बात है, व्यापार के अंदर जब इंडिजिनस बिजनेस चलता था 18वीं 17वीं 19वीं सदी तक, उस वक्त ये आधुनिक बैंक तो थे नहीं या आधुनिक खजाने नहीं थे, तो उस वक्त व्यापारी के सामने संकट था कि डाकू, चोर, लुटेरे अगर कोई किसी के हाथ किसी चीज का पेमेंट वो दुकान में भेजते थे, सामान का पेमेंट वो किया करते थे, तो लूट लिया करते थे लोग। तो उन्होंने एक तरीका निकाला हुआ था। वो क्या था? तरीका ये था कि जैसे बीकानेर है, बीकानेर का व्यापारी किसी को सामान देता था, तो वो उसके अंदर एक काम किया करता था कि वहां एक बैठा हुआ आदमी था जो हुंडी चिट्ठी लिखा करता था। अच्छा। उसको वो रुपए दे दिया करता था कि इसका भुगतान तो यार कलकत्ता में करवा दे, उसका सामान हमारे यहाँ आया है। इसी तरह से व्यापार होता है। हाँ, तो जैसे तो वो अपना कमीशन ले लिया करता था और वो एक चिट्ठी लिख के कलकत्ते भेजा करता था। वो 15 दिन 20 दिन महीने में वो चिट्ठी वहां पहुंच जाया करती थी, और वो वहां जो हुंडी चिट्ठी लिखता था उसके पास पहुंच जाती थी कि इसको 10,000 रुपए तो भुगतान कर दो फलाने व्यापारी को, और वो रुपए मेरे पास आ गए हैं। तो यहाँ उसको रुपए मिल जाते थे, और वो वहां पर उसका जो एजेंट बैठा रहता था वो उस जगह उसको भुगतान कर दिया करता था। ये हुंडी लिखी जाती थी। हुंडियां लिखने की एक परंपरा थी, हुंडी चिट्ठी लिखने की। डॉक्टर साहब, 20वीं शताब्दी का एक युवा इंडोलॉजिस्ट टैसीटोरी, आपने उनकी गैलरी बनाई और उनके लिए अभिलेखों का संग्रह किया। ये प्रेरणा कहाँ से मिला? ऐसा सुमित भाई, ये एक मेरे जीवन में भी एक मैं वो मानता हूँ कि जिस वक्त टैसीटोरी का नाम मैं विभाग में आया था या हम कॉलेज में थे, हम टैसीटोरी का नाम भी नहीं जानते थे। अच्छा। और वो बीकानेर में थे और हमें कोई जानकारी नहीं थी, मगर धीरे धीरे हमें कुछ मालूम पड़ा कि जैनी लोग और टैसीटोरी के बारे में कुछ बातें करते हैं। आपने प्रश्न किया था इतिहास को कैसे दबाते हैं, तो टैसीटोरी को जो डॉक्यूमेंट दिए गए वो डॉक्यूमेंट दबा दिए गए जोधपुर में। तो वो नाराज हो गया। राजा ने कहा तू यहाँ से चल, ये हम नहीं देंगे। हम वहाँ के जागीरदार थे, उन्होंने कहा ये बातें हम पसंद नहीं करते, जो हमने दे दिया वो लिखो। टैसीटोरी को लिखा, तो टैसीटोरी वहां से हाथ जोड़ के गंगा सिंह को पता लगा। गंगा सिंह ने उसको अपने पास बुला लिया, कहा हम आपको देंगे। तो ये एक नमूना आपने जो पूछा था ना, वो धर्मद का युद्ध था। अच्छा। जिसके अंदर राजा जसवंत सिंह जी थे, वो हार गए थे। वो ये नहीं चाहते थे कि उसके अंदर उस हार का जिक्र किया जाए, और वो टैसीटोरी डॉक्यूमेंट देखना चाहता था। उस बात पे उनका आपस में मतभेद हो गया था। जब वो तो इतिहास तो दबता रहा है और दबेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो टैसीटोरी का यहाँ बीकानेर के अंदर जब अच्छा वो हुआ तो हमने भी मदद की और उसकी वो ढूंढने में, और हम आर्काइव में थे, इसलिए सवाल उठा कि उसकी वो रहता कहाँ था बीकानेर में। अब कोई आदमी ऐसा नहीं मिले हमें कि जो ये बता सके कि टैसीटोरी कौन से बंगले में रहता है। इस बीच एक बड़े अधिकारी डॉक्टर के.एम. पनीकर के एक दोहिते बीकानेर में IAS और वो कमिश्नर बन के आए। अच्छा। बीकानेर, और वो कोर्ट कमिश्नर की कोठी में रहते। वो जब आर्काइव में आए तो मेरा उनसे भेंट हुआ। वो मेरे से तो होती थी सबकी, क्योंकि स्कॉलर जो आएगा वो बात तो करना चाहता था। उसने मुझे एक बात बताई। मेरे को जब पनीकर का नाम आया तो मैं, सर आप तो पनीकर के दोहित थे और आप यहाँ रहे हैं और खूब मैं रहा हूं। उनका मेरे पास एक पत्र आया
कि मेरे को एक उनका बिजली का बिल मिला, उसमें जो कोठी का नंबर था वो 12 नंबर था। उसने कहा जरा से ये तहकीकात करो कि वो क्या 12 नंबर का है। बस पर क्या था, वो हमारी तो लॉटरी खुल गई। अच्छा। मैं कहा बिल्कुल, हम तत्काल गए और जाके देखा और 12 नंबर 11 नंबर किसको पता, हमने डिक्लेयर कर दिया कि ये मैंने डिक्लेयर किया कि ये 12 नंबर कोठी में। और सब लोग माने नहीं, मैं कहा मानो चाहे मत मानो, उनका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मिल गया, बहुत था हमारे लिए। हालांकि दूसरा और यही हुआ, और टेस्टिटोरी के प्रति हमारी भी एक इच्छा जागृत हुई। बाठा जी के पास यहाँ के कुछ बुद्धिजीवियों को भेजा और उन्होंने कहा कि आप इसको बीकानेर में रखो, और तो इस तरह गैलरी बनी। और तब उन्होंने कहा ठीक है, और आर्काइव्स के अंदर वो हमने उन्होंने मुझे कहा था उस वक्त, मैंने लिखी भी कि गिरजा शंकर जी और मैं आर्काइव में को दे दूं, थाने दे दूं। समय की बातें हैं, रिटायर भी हो गए, सब कुछ हो गया। हमने वो दीर्घा भी, उस वक्त तो दीर्घा नहीं बनी थी, एक जगह रख दी थी, तत्कालीन डायरेक्टर आते रहे, जो भी आया और उसने उसकी दीर्घा का वो देते रहे। और वर्तमान में जो दीर्घा है वो उन बाठा जी की कृपा से थोड़ा बहुत मेरा भी प्रयत्न है, इसे मैं मानता हूँ, और ये दीर्घा आज तैयार हो गई और आज सारे विश्व का ध्यान इस ओर। डॉक्टर साहब, राजस्थान स्टेट आर्काइव में आपने करीब 30 वर्षों तक काम किया। राजस्थान स्टेट आर्काइव कल, आज और कल कैसा होगा, इसके बारे में आपका क्या कहना? देखिए, जो कल था वो एक 3 लाख का बजट हुआ करता था, साल का 3 लाख रुपए खर्च होता था, सिर्फ कोई साधन नहीं थे। हमारे टाइम तक लोग नीचे फर्श भी बैठते थे, अधिकतर कुर्सियां तो यहाँ बहुत कम आती थी, कुर्सी पे तो कोई अफसर ही लोग बैठते थे। नीचे हम दरी बिछा के और रिकॉर्ड रूम के अंदर बैठा करते थे और काम किया करते थे। धूल धप्पड़ और सारा उसके अंदर हुआ करता था, वो समय था। और धीरे धीरे नई नई मशीनें आई, धीरे धीरे नए नए डायरेक्टर आए और समझदार आदमी भी आए और उन्होंने उसका आधुनिक रूप देना शुरू किया और उसमें कुछ सुधार हुआ। तो वो मध्यकाल था, बिल्डिंग बजट कुछ बहुत मुश्किल से मिलता था उसमें, हार्डली 25 लाख 30 लाख, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं था। वो समय ऐसा था जिसमें कुछ काम हुआ, मगर वो बहुत ही ऐसा कहना चाहिए कि सही काम हुआ। उसके बाद अचानक ही सरकारी बदली और लोगों का ध्यान आर्काइव्स की तरफ गया और आज वो आर्काइव्स अगर कोई जाके देखता है तो उस प्राचीन वो पुराना आर्काइव्स है उससे बिल्कुल भिन्न है। और आज खुशी होती है कि भाई आर्काइव, मगर एकेडमिक काम कितना हो रहा है ये मैं अभी कह नहीं सकता, क्योंकि मुझे तो रिटायर हुए 25 साल हो गए। भवन और जो उसकी बिल्डिंग और जो है वो तो निश्चित रूप से इसको 4 चांद लगाती है और इस आर्काइव में आज हर आदमी जाना चाहता है। आखिरी सवाल एक कविता के साथ शुरू करूंगा मैं। डॉक्टर साहब, आपकी यही एक कविता है कि हजारों साल पुराने एक पत्थर को तराश कर बनाना चाहता था मैं एक मूर्ति, जिसे देखकर विस्मित हो उठे दर्शक और खींचे चले आए। इतिहास को आपने एक तरह से अपना जीवन का एक बड़ा वक्फा जो है इसको समर्पित किया। क्या आपको लगता है कि वो मूर्ति बनाने में 30 साल राजस्थान स्टेट आर्काइव में काम करने के बाद वो मूर्ति बनाने में आप कामयाब हो सके? वो मूर्ति ऐसा था, मैं आपने जो आखिरी सवाल किया था उसका आप उस कविता के माध्यम से समझिए। मैंने बहुत कोशिश की इस कविता को बनाने के लिए कि एक पत्थर को घड़ के, और मैंने इतनी शानदार मूर्ति बनाई। उस मूर्ति को जब मैंने कला दीर्घा के अंदर रखा तो लोग देखने के लिए कोई भी आए और उसको पार करके चला जाए, क्या है ये नाक कान और इसके ये दीदी और आपने इसको चिकना बढ़ा दिया, वो कर दिया,
तो कोई रुचि नहीं रखता, मूर्ति में रुचि नहीं रखता। मूर्ति को देखने में किसी की आते और सामने से गुजर जाते, निकल जाते। पर अचानक ही उस मूर्ति में एक पत्थर था, टुकड़ा, वो गिर गया, निकल के पड़ गया। वो निकलने से उसका जो रूप था वो विकृत रूप हो गया। वो विकृत रूप जब उस पे बाहर के लोग देखने वाले उसमें वहां आने लगे तो उसने कहा ये क्या चीज बनी है, और वो है रुक के और वो खुद ही निष्कर्ष निकालने लगे क्या चीज, आधुनिक कला का नमूना। और वो धुआं निकालते थे सिगरेट पी के, इस कौन से देखो, इस कौन से देखो, कोई लेट के देखता, कोई खड़ा होकर देखता, और वो कह रहा वाह क्या मूर्ति बनी है। और वो मैं भी दंग था, मैं कह यही आर्काइव्स में भी, आर्काइव्स को जब हमने सुधारा तो हम राजी थे, मगर कोई स्कॉलर थे उनके पास, वो ज्यादा आते नहीं थे, ज्यादा एक निश्चित समय पे बेचारों को सुविधा नहीं थी, फिर भी वो करते थे। मगर आज वो थोड़ा रूप है उसका दूसरा हो गया। आज क्या बात है, मंत्री भी आ रहे हैं, चीफ मिनिस्टर भी आ रहा है, आज वो भी आ रहा है, आज सारे। तो ये वही है, ये मेरी कविता थी, वो मेरी कविता उसी भाव को लेके आपने खूब पकड़ा इसको, और आपने जवाब भी बहुत खूबसूरत तरीके से दिया। तो इंटरव्यू के शुरुआत में जैसा कि मैंने कहा था कि डॉक्टर गिरिजा शंकर शर्मा एक राजस्थान के इतिहास को सहेजने का जीता जागता बुलंदा है। आपको ये पूरा इंटरव्यू सुनने के बाद में इस बात का एहसास भी हो गया होगा। सर, आपके साथ बहुत ही तफसील से बातें हुई। आपने इतिहास के ऊपर, राजस्थान स्टेट आर्काइव के ऊपर, अपनी जीवन यात्रा के ऊपर खूब तफसील से बात की। आप खबर अपडेट में आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सुमित जी, आपने ये ऐसा बीड़ा उठाया और एक मेरा संस्मरणों का प्रकल्प आपने अपने मीडिया के माध्यम से उतारा है, तो इसके लिए मैं सोचता हूँ कि निश्चित रूप से आपका ये संस्मरणों का प्रकल्प आने वाले अनेक लोगों के लिए प्रेरणादायक होगा। ये ऐसा मुझे मानना है। बिल्कुल सर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। खबर अपडेट में इसी तरह के और इंटरव्यूज देखने के लिए आप देखते रहिए खबर अपडेट। थैंक यू।